गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक आप लोगों को फेज डायग्राम में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया के बारे में बता रहे थे, लेकिन आज आपको जिस फेज डायग्राम के बारे में बता रहे हैं उसमें जो दो इक्विलिब्रिया है वो सॉलिड और गैशियस इक्विलिब्रिया है। और ये वाला हमारा सिस्टम है कॉपर सल्फेट एंड वाटर सिस्टम। तो टू कंपोनेंट सिस्टम है, एक कंपोनेंट है कॉपर सल्फेट, दूसरा कंपोनेंट है वाटर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में एंड इट फॉर्म्स थ्री हाइड्रेट्स एंड दोज हाइड्रेट्स आर वन इज द कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट विच 5H2 copper sulfate CuSO4 5H2. Another one is the copper sulfate trihydrate, 3 moles of water are attached to it. And the next one is the copper sulfate monohydrate means CuSO4 H2O. And these three hydrates are formed when copper sulfate reacts with water. And when they are heated, then what happens, that all the three hydrates which are formed by reaction of the two components, they decompose before their melting point. So in fact they have incongruent melting point. So what you will notice today is that you will be studying a solid vapor equilibria first thing, and the other thing is that it will have incongruent melting point. This incongruent melting point is also known as transition temperature, and it is also known as the peritectic temperature also, or meritectic temperature. So an equilibria is set up actually when between copper sulfate and copper sulfate hydrates. When copper sulfate hydrate under pressure, it will form an equilibrium with trihydrate and vapor, water vapor, and the trihydrate will form equilibria with monohydrate and water vapor, and the monohydrate will form equilibria with the anhydrous copper sulfate and the water vapor. So three equilibria will be set up at different pressures. One more thing I would like to tell you here is that जैसे आपने अभी तक के फेज डायग्राम्स में देखा था कि हम लोग जो फेज डायग्राम बनाते थे उसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन की एक्सेस लेते थे. यूजुअली द टेम्परेचर वाज द वाई एक्सेस एंड द कंपोजिशन वी यूज टू टेक द एक्स एक्सेस. लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रिया हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर फेज को लेकर के चलेंगे और इसीलिए यहाँ पर प्रेशर का एक्सेस आपको दिखेगी और कंपोजिशन की एक्सेस दिखेगी. एंड वी आर टेकिंग टेम्परेचर एज द कांस्टेंट ओवर हियर. और यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो इसका वेरियस प्रेशर एंड द कंपोजिशन के बीच में क्या वेरिएशन से इफेक्ट्स है उनको स्टडी करेंगे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे कैसे प्रेशर और कंपोजिशन का वेरिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रिया सेटअप हो रहे हैं और क्या क्या उन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ये हम लोग अब फेज डायग्राम में देखेंगे. लेकिन इसका फेज डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसके लिए एक सिंपल एपरेटस असेंबल किया गया है, उसको भी उसके बारे में भी आपको बताएंगे और कैसे वेरिएशंस विद रिड्यूसिंग द प्रेशर हम लोग पाएंगे कंपोजिशन वेरिएशन और इक्विलिब्रिया सेटअप में, उसको अभी हम लोग देखेंगे. तो आइए देखते हैं कॉपर सल्फेट और वाटर का फेज डायग्राम. ये है हमारा कॉपर सल्फेट और वाटर का फेज डायग्राम. अगर सरसरी निगाह से देखें इसको तो आप देखेंगे कि इसमें ये तीन कर्व्स हैं, ए बी सी डी एंड देन ई एफ. तीन कर्व्स हैं, तीनों पर मैंने जो इक्विलिब्रिया सेटअप होगा उसको दिखाया हुआ है. तो हम लोग शुरू यहाँ पर करते हैं कि हम लोग एक वेसल लेते हैं, इसका फोकस हम लोग ने ये वेसल लिया है जिसमें कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट यहाँ पर है पेंटाहाइड्रेट. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ओवर हियर. ये वाटर वेपर है. यहाँ पर हमारे लिए थर्मोस्टेट है. थर्मोस्टेट रखा गया है टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग ले रहे हैं. ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मोस्टेट को सेट किया गया है. अब दिस इज आवर मैनोमीटर. मैनोमीटर है टू रिकॉर्ड द प्रेशर. ओके. और ये दिस इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप. ये हम लोग वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर रहे हैं. क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? जिससे कि उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सके, सक्शन अप्लाई होगा, वाटर वेपर जो उसको पंप आउट किया जाएगा, जिससे कि प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क वो डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा. और किस तरह से जो हाइड्रेट एंड लोअर हाइड्रेट्स में
कन्वर्ट होते जाएंगे। अभी आप लोगों को यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर सक्शन लगाया, डिस्कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, या सक्शन लगाया, क्या होगा, अंदर का प्रेशर रिड्यूस होगा। द प्रेशर इज रिड्यूस टू 45.4 mm ऑफ एच। जब 45.4 mm ऑफ एच पर होगा ये प्रेशर, तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर वाटर का कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दिस ओनली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ अबव इक्विलिब्रिया। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे जैसे प्रेशर कांस्टेंट हुआ है, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रिया सेटअप हुआ है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट के बीच में ये इक्विलिब्रिया सेटअप हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इट स्टार्ट्स चेंजिंग टू द ट्राईहाइड्रेट, पॉइंट बी तक ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या होगा, इसके बाद में प्रेशर एब्रप्टली फॉल्स टू 30.9 mm ऑफ एच। 30.9 mm ऑफ एच तक प्रेशर फॉल करेगा और उसके बाद में अगेन कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा ट्राईहाइड्रेट आ जाएगा, कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट होगा, और ये इक्विलिब्रियम में होगा विद द मोनोहाइड्रेट। इट स्टार्ट्स चेंजिंग टू द मोनोहाइड्रेट अलोंग द कर्व CD। It will start changing to monohydrate, and at this point what will happen, all the monohydrate will appear, means the equilibrium में monohydrate appear हो जाएगा at point D. So at point D we will be having two phases, one will be the monohydrate, another will be the water vapor. Okay, similarly at point B we will be having two phases, trihydrate, copper sulfate trihydrate, and the water vapor. Okay, so we will have two phases over here and two phases will be present over here. Now what will happen, now when suction is applied more, and we will see that the water vapor is being pumped out, then the pressure inside the flask will now decrease to 4.4 mm of Hg, and point E is reached. And when point E reaches, again the vapor pressure will become constant. It is shown by this line here, and what does this line show? This shows the equilibrium setup between the monohydrate and the anhydrous copper sulfate. Means all the monohydrate gets changed to the anhydrous copper sulfate. So here also we will be having at point F, we will be having two phases. One will be the copper sulfate anhydrous, and the another, this will be the solid phase, and another will be the gaseous phase of water vapor. So this is all about, and when we apply more to it, then we will find the vapor pressure reduces to 0. So this is all about the copper sulfate water system. It's very simple system and a very excellent example of a solid vapor equilibria. And here we are taking pressure into consideration and composition into consideration, keeping temperature as constant. Here I have kept at 50 degrees centigrade. But if we reduce the pressure, then obviously if we reduce the temperature, suppose I have taken 50 degrees centigrade, in many books it is mentioned 30 degrees centigrade. If we take 30 degrees centigrade, then obviously the pressure values will be altered. It will be somewhat lower than the values at 50 degrees centigrade. So this is all about the copper sulfate and water system. Let me summarize it to you. Yes, one more thing. When we calculate the degree of freedom at points at the curve AB, at CD and EF, what we note is that, let's take the curve AB. Let's calculate the degree of freedom at AB. Now we are taking the vapor phase into consideration. So we will apply the we will not apply the reduced phase rule equation, since we are taking the vapor phase is present in all these reactions. So F is equal to C minus P plus 2 is valid over here. So the phase rule equation applied will be F is equal to C minus P plus 2. Now when we take this equation into consideration, then when we calculate the degree of freedom, now let's take our curve AB. At AB curve, what we find is that we are having two solid phases, copper sulfate pentahydrate first phase
second phase is copper sulfate trihydrate, which is also a solid phase, and the third one is the water vapor, which is gaseous phase. So we are having two solid phases and one phase is gaseous phase. This means in all we are having three phases over here, and we are studying a two component system, copper sulfate and water. So it's a two component system and three phases are present over this curve AB. So when we calculate the degree of freedom, then F will be equal to 2 components minus 3 plus 2, and this comes out to be 1. This means that the system is univariate along the curve AB. Similarly, when we study the curve CD, we will find that this also has two solid phases. One is the copper sulfate trihydrate, another is the copper sulfate monohydrate. These two phases are in solid phase, and the third one is our gaseous phase, which is the water vapor. So here also we find that three phases are in equilibrium. So along CD, again when we calculate the degree of freedom, that will come out to be 1. Similarly, on similar lines, when we calculate the degree of freedom on this curve EF, we will be having two solid phases. One will be the copper sulfate monohydrate, another solid phase will be the copper sulfate anhydrous, and the third one will be the water vapor, which will be our gaseous phase. So two solid phases and one gaseous phase. Again, three phases, two components, the degree of freedom will be 1. So the system is univariate along AB, along CD, as well as along EF. Means along AB, CD and EF, our system is univariate. Now let's come over to the points. This point B, D and F. So what we find at B is that only one phase is present, copper sulfate trihydrate is present along with the vapor phase. So when we calculate degree of freedom over here, what we find is that this is on curves AB, CD and EF. Okay. Now let's come to the points B and B, D and F. So F here will be equal to C, so it is a two component system, so it will be 2 minus P. P, how many phases are there? Only two phases are there. So 2 and plus 2. This comes out to be 2. This means that the system is bivariant at points B, D and F. Since two phases are present, one is the solid phase and another is the gaseous phase. So we have calculated the degree of freedom, and so that's all about the copper sulfate water system. Hope it was a very interesting one, because we have seen that these hydrates, when copper sulfate reacts with water, it is a typical example of incongruent melting point, because the hydrates which are formed, if they are heated, then they will decompose before their melting points to the lower hydrates, and that temperature is known as the transition temperature, and they are said, these hydrates are said to have incongruent melting point. So it is a typical example of a solid vapor system, as well as an example of incongruent melting point systems. So I think that was all about it, and if you have any problem, you can write it in the comment box, and I will try to solve it. Moreover, I have tried to explain to you all the phase diagrams in most simple language, but not compromising with the scientific fervor of the topic. Hope you have understood the topic well, and but when you study a particular system, you should study the intro to it also. Like if you are going to study the phase diagram, don't come to the copper sulfate water or the bismuth cadmium system. Just go through what is the phases, number of components, and what is the degree of freedom. Then only you can understand the whole
systems properly. Okay, thank you so much.